नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय। इंडिगो जेद्दा से भारत के लिए 10 विशेष उड़ान राहत उड़ानें करेगी संचालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस ने प्रवासियों की सुरक्षा और मदद के लिए आवश्यक कदमों के दिए निर्देश। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन और जॉर्डन के राजाओं और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से टेलीफोन पर की बातचीत। मौजूदा हालात पर व्यक्त की चिंता, भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतत और सशक्त आर्थिक विकास विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को करेंगे संबोधित। ये वेबिनार यूनियन बजट 2026-27 से उभरने वाले प्रमुख विषयों पर आधारित बजट पश्चात वेबिनारों की श्रृंखला का दूसरा आयोजन। विभिन्न भाषाओं के बावजूद सांस्कृतिक एकता भारत की आत्मा। तमिल विद्वानों, विरासत, वास्तुकला और संस्कृति पर 13 प्रकाशनों के विमोचन के मौके पर बोले उपराष्ट्रपति। कहा, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा मार्गदर्शन। भारतीय रेलवे ने होली पर लाखों लोगों को पहुंचाया घर। 14 लाख यात्रियों ने पिछले 5 दिनों में उत्तर रेलवे के जरिए की यात्रा। विशेष ट्रेनें सुनिश्चित करा रही देश भर में यात्रियों की सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा। सुरक्षा से लेकर जमीनी सहायता तक रेलवे की होली व्यवस्थाओं ने बटोरी जनता की सराहना। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वो फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए गल्फ इलाके में इंडियन मिशन के संपर्क में है। देश भर की राज्य सरकारें भी ऐसे लोगों की मदद के प्रयास तेज कर रही हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि वो इलाके के कुछ हिस्सों में एरोस्पेस की बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। इसी बीच इंडिगो ने आज से जेद्दा से भारत के विभिन्न शहरों के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। ये पहल जेद्दा में फंसे भारतीय यात्रियों की वापसी और हवाई क्षेत्र की अस्थिरता से प्रभावित यात्रियों के लिए की जा रही है। एयरलाइन जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय कर रही है। जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए ये उड़ानें चलाई जाएंगी। ये ऑपरेशन जरूरी अप्रूवल और मौजूदा एयर स्पेस की स्थिति पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने गल्फ देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भलाई पर चिंता जताई है। सीसीएस ने सभी संबंधित विभागों को प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बातचीत की। उन्होंने एक क्षेत्र में फैले तनाव के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इलाके में बदलती स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और शांति, सुरक्षा एवं जॉर्डन के लोगों की भलाई के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुश्किल समय में जॉर्डन में बसे भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए राजा अब्दुल्ला II का धन्यवाद किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के राजा और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बहरीन पर हुए हमलों की निंदा करता है और इस कठिन घड़ी में वहां के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से भी बात की। प्रधानमंत्री ने इन दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा की और दोनों देशों में भारतीय समुदाय की भलाई पर चर्चा की। इससे पहले कल उन्होंने वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने हाल के घटनाक्रमों के बारे में भारत की चिंताओं से इजरायल के प्रधानमंत्री को अवगत कराया।
नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दुश्मनी जल्द खत्म करने की आवश्यकता पर भारत की स्थिति को दोहराया। प्रधानमंत्री कल ही संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और हमलों में हुई मौत पर अपनी संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतत और सशक्त आर्थिक विकास विषय पर आयोजित बजट के पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार यूनियन बजट 2026-27 से जुड़े प्रमुख विषयों पर केंद्रित वेबिनार श्रृंखला का दूसरा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 11:15 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतत और सशक्त आर्थिक विकास विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026-27 से घोषित प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस व्यापक विषय के तहत 4 अलग-अलग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विनिर्माण, औद्योगिक उन्नयन और रणनीतिक क्षेत्रों पर चर्चा होगी। साथ ही लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त और बाजार पहुंच, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास और अवसंरचना, रसद और माल ढुलाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वेबिनार के दौरान औद्योगिक विस्तार को गति देने, तकनीकी नेतृत्व को मजबूत करने, रणनीतिक क्षेत्रों की बुनियाद को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए जा रहे दूरदर्शी सुधारों पर प्रकाश डाला जाएगा। सरकार का उद्देश्य बजट में घोषित प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना है। इसी क्रम में उद्योग जगत, वित्तीय संस्थानों, बाजार सहभागियों, सरकारी प्रतिनिधियों, नियामक संस्थाओं और शिक्षाविदों को एक साझा मंच पर लाकर व्यवहारिक सुझावों और कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी ताकि सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्य को गति मिल सके। और इसी के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल विद्वानों, विरासत, वास्तुकला, संस्कृति पर आधारित 13 प्रकाशनों और बंकिम चट्टोपाध्याय पर एक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में संबोधित करते हुए भारत की सांस्कृतिक एकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, फिर भी इसकी आत्मा एक है। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे भारत गीत को लेकर कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना। आज भी वो राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का एक स्थायी प्रतीक है। Vande Mataram was not merely sung in gatherings, it was widespread in prisons, cried out in protests and embraced the freedom fighters as they marched towards the sacrifice. Those 2 words carried the fragrance of our soil, the strength of our rivers and the spirit of our motherland herself. Even today, when we say Vande Mataram, our hearts fill with emotion, remembering the countless brave souls who drew the inspiration from it and offered everything for the freedom of Bharat. And in the last 3-4 days, I was traveling to Kashmir, to Tamil Nadu and Kerala. I am very proudly say, in Kashmir also, in the Kashmir University, the song Vande Mataram was sung and everybody was standing and everybody was singing together. I went to Kerala. In all the Christian schools, the song Vande Mataram has been played and it was followed by everyone with a pin drop silence. Why I am telling? Whatever may be our religion, whatever may be our caste, whatever may be our mother language, but we all are one and we have to worship Mother Bharat. That is the only way that we can become stronger and stronger in the global arena. उपराष्ट्रपति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यह साधारण प्रकाशन नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। इन प्रकाशनों में रामेश्वरम और रामानुज से लेकर प्राचीन बंदरगाह शहर अरिकामेडु तक, भक्ति, साहित्य और संगम युग के संगीत वाद्य यंत्रों से लेकर मीनाक्षी अम्मन मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर जैसी स्थापत्य कला की अद्भुत कृतियां तक सभ्यता के व्यापक परिदृश्य को शामिल किया गया है। The books brought out by the Division on Indian Culture
are far more than the literary publications. They are the guiding lights for the coming generations. In a fast-moving world shaped by the technology and constant change, our youth need strong roots as much as they need the wings. These books released today will connect them to India's timeless heritage, profound philosophy and spiritual depth. They will instill pride in our civilization, nurture cultural confidence, and inspire young minds to draw strength from the past while shaping a progressive future. When our youth understand the greatness of their inheritance, they rise with greater purpose, responsibility, and determination to build a nation worthy of its glorious legacy. I deeply appreciate the efforts of our ministry and the ministers, Sriman Ashwiniji and Dr. L. Muruganji, for printing these valuable books. The values cannot be compared, but the value will persist forever. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। बैठक का मुख्य फोकस भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना रहा। बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, जरूरी मिनरल्स, कृषि, शिक्षा, शोध और नवाचार के साथ साथ लोगों के बीच संबंधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चल रहे सहयोग की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा संबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा की। भारत और कनाडा के विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे सहयोग की पूरी क्षमता का उपयोग हो सकेगा, जो हमारी प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विद कनाडा एंड इंडिया innovation partnership, we will turn ideas into global solutions. पिछले महीने भारत में हुई AI इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम AI के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ MOU रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स
और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने के फैसले का स्वागत किया है। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कनाडा सीईओ फोरम में कहा कि दोनों देश जीवंत लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं और साझा मूल्यों पर आधारित समाज हैं। फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कनाडा वाइब्रेंट लोकतंत्र है, विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, साझा मूल्यों पर आधारित समाज हैं। भारत कनाडा सीईओ फोरम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र, विविधता और विकास दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हम द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन के स्तर पर ले जाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इंडिया और कनाडा एक साथ खड़े होते हैं तो हम सिर्फ दो इकोनॉमी को नहीं जोड़ते, हम कैपिटल और कैपेबिलिटी को एक इकोनॉमिक फोर्स बनाते हैं। भारत और कनाडा वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज है, विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज है, साझा मूल्यों पर आधारित सोसाइटीज है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट हमें नेचुरल पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज प्रधानमंत्री कार्नी और मैंने हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हम द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन के स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनलाइज करेंगे। लेकिन साथियों, सरकारें फ्रेमवर्क बना सकती है, पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है, परंतु उस विजन को रियलिटी में बदलने की शक्ति आप सब साथियों के पास है। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, युवा पॉपुलेशन, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की शक्ति है। यह हमारी लगातार दौड़ती रिफॉर्म एक्सप्रेस का परिणाम है। पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स तक, लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन से लेकर टैक्स और बैंक्रप्सी रिफॉर्म तक, हर क्षेत्र में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जब भारत और कनाडा साथ खड़े होते हैं तो हम केवल दो इकोनॉमी नहीं जोड़ते, हम कैपिटल और कैपेबिलिटी का एक इकोनॉमिक फोर्स बनाते हैं। हमारी कंबाइंड जीडीपी $6 ट्रिलियन से अधिक है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित राष्ट्र के रूप में भारत का बदलाव तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ सबसे कमजोर और वंचित वर्गों तक पहुंचेगा। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका सबसे अहम है, जिस पर जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी है। राज्य सिविल सेवाओं से भर्ती हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से आयोजित 128वीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब उन पर जिला या राज्य स्तर की प्राथमिकताओं से कहीं अधिक व्यापक जिम्मेदारियां हैं। Your induction into the Indian Administrative Service marks an important milestone in your career. This promotion is not just a change in designation. With this promotion, you have stepped into a much wider arena of governance, one that demands a national outlook, deeper foresight, and an unwavering commitment to the values that uphold public service in our country. Your role is crucial to the nation-building process. You now carry responsibilities that extend far beyond district or state priorities. These greater responsibilities require a perspective that rises above departmental boundaries and dismantles administrative silos. By working in collaboration, you can enhance institutional coherence and strengthen the machinery of governance. फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टर्ब 4 से 7 मार्च तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यह उनकी भारत में राष्ट्रपति के रूप में पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति स्टर्ब इस दौरान नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और कीनोट स्पीकर होंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति स्टर्ब द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति स्टर्ब के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति स्टर्ब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी भेंट होगी। इसके बाद वे मुंबई जाएंगे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय उद्योग जगत के नेताओं से संवाद करेंगे। मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों को भी संबोधित करेंगे। भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे जोन्स में सटीक योजना और समन्वित कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि देश भर के यात्री होली के त्योहार के लिए आराम से और आसानी से अपने घर तक पहुंच सकें। उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं, खासकर उन यात्रियों के लिए जो देश के पूर्वी हिस्सों में होली मनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। 1 मार्च 2026 को दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों से 22 विशेष ट्रेनें चलाई गई, जिनमें लगभग 3.36 लाख यात्री सवार हुए। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 18.07% अधिक है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ की निरंतर निगरानी के आधार पर आज भी 22 ट्रेनें विशेष चलाने की योजना है। उत्तर रेलवे के अधिकारी यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन पर भीड़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। आज मैं हावड़ा से समस्तीपुर के लिए जा रहा हूँ। यहाँ जब मैंने रेलवे स्टाफ का जो भी अरेंजमेंट देखा, काबिल तारीफ था। हाँ, ये होली स्पेशल ट्रेन अभी चला रहे हैं इंडियन रेलवे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन रेलवे को, और उससे काफ़ी सहूलियत हो रहा है। हमको जाना हावड़ा से पटना, स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है, अच्छा लग रहा है। कोलकाता जाने वाला हूँ मैं नया दिल्ली प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम आया हूँ। इधर का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मैं आनंद विहार से सकरी तक मैं जाऊंगा, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन टिकट भी बहुत अच्छी सुविधा में मिल गया, और उत्तर रेलवे को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। और भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित पारंपरिक स्टिच सेलिंग वेसल INSV
कॉन्डिन ने अपनी पहली विदेश यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट आया है। भारत लौटने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुंबई हार्बर में भारतीय नौसेना के सेलिंग पोत INSV कॉन्डिन को औपचारिक रूप से फ्लैग इन किया। यह अवसर इसलिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि ये पोत अपनी पहली विदेश यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके ओमान सल्तनत से अरब सागर पार करते हुए स्वदेश लौटा है। दरअसल ये यात्रा भारत और ओमान के बीच समुद्री संबंधों की ऐतिहासिक परंपरा की याद दिलाती है। सदियों पहले भारतीय नाविक और व्यापारी अरब देशों तक समुद्री मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करते थे। उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए ये पोत आधुनिक समय में पारंपरिक तकनीक के साथ समुद्र की लंबी यात्रा पर गया और सुरक्षित वापस लौटा। INSV कॉन्डिन को प्राचीन भारतीय सिले हुए जहाज निर्माण तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें नारियल की रस्सियों और प्राकृतिक रेजिन का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि जहाज के हिस्सों को लोहे की कीलों की बजाय पारंपरिक तरीके से सिला गया है। ये तकनीक प्राचीन भारत में प्रचलित थी और लंबे समय तक समुद्री व्यापार में इस्तेमाल होती रही। इस पोत का निर्माण भारतीय नौसेना की देखरेख में किया गया, जिससे परंपरा और आधुनिक समुद्री समझ बेहतरीन मेल देखने को मिला। ये ऐतिहासिक वापसी के साथ INSV कॉन्डिन ने न केवल अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी की है, बल्कि भारत की समुद्री परंपरा को वैश्विक मंच पर एक बार फिर से सम्मान दिलाया है। और आज यानी कि 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये एक खगोलीय घटना भारत के अधिकांश हिस्सों में देखी जा सकेगी। हालांकि देश के सुदूर पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर इसका प्रभाव सीमित रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल का एकमात्र ऐसा चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दृश्य तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है। इस समय सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है, जिससे चंद्रमा लाल या तांबे के रंग में चमकता है। चंद्र ग्रहण नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना और देश के अन्य प्रमुख शहरों में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण का पहला स्पर्श दोपहर 3:21 पर होगा और अंतिम स्पर्श शाम 6:46 पर होगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 25 मिनट 17 सेकंड की होगी। भारत में चंद्र ग्रहण का प्रारंभ शाम 6:26 पर होगा और समापन शाम 6:46 पर होगा। स्थानीय ग्रहण की अवधि 20 मिनट 28 सेकंड की होगी। और देश भर में होली की धूम देखने को मिली है। मथुरा वृंदावन में लोग गीतों और नृत्य के साथ रंगों की रौनक में खो गए। वृंदावन के विधवा आश्रम में महिलाओं ने भी गुलाल, अबीर और फूलों के साथ होली खेलकर त्योहार का आनंद लिया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल। आपको भी होली की शुभकामनाएं। नमस्कार।